फैटी एसिड सिंथेसिस, यानी कि फैटी एसिड को सिंथेसाइज कैसे किया जाता है। अब सबसे बड़ी बात होती है कि यहाँ पर जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है वो बेसिकली प्रेजेंट होता है कहाँ पर, एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे प्रेजेंट होता है दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया में। उसकी सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, और जो हमारा फैटी एसिड की सिंथेसिस है वो हो रही है साइटोप्लाज्म में। तो मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए को सबसे पहले ऑल द वे माइटोकॉन्ड्रिया से कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, ऑल द वे मुझे इसे माइटोकॉन्ड्रिया से लेकर जाना पड़ेगा साइटोप्लाज्म में, ताकि मैं इसे साइटोप्लाज्म में ले जाकर फैटी एसिड की सिंथेसिस कर सकूं। एज सिंपल एज दैट, मेरा सबसे पहला मुद्दा ये है। तो मुझे सबसे पहले उसी चीज पे फोकस करना है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो साइट होगी साइटोप्लाज्म, और यहाँ पर मुझे सिंथेसिस करनी है फैटी एसिड की। तो मेरा जो यहाँ पर मैट्रिक्स है उसमें यहाँ पर बेसिकली मेरे पास एसिटाइल कोएंजाइम ए प्रेजेंट रहता है। ये रहा एसिटाइल कोएंजाइम ए। ये जो एसिटाइल कोएंजाइम ए है मैंने पाइरुवेट वगैरह से मोस्टली बनाया होगा, तो ये मेरे पास बहुत सारा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए को मैं ऑक्सैलो एसीटेट के साथ जोड़ूंगी। यहाँ पर इसको बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए शटल सिस्टम, क्योंकि मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए को कहाँ भेजना चाहती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स से साइटोप्लाज्म में भेजना चाहती हूँ। तो अगर हम यहाँ पर देखें एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन का है, उसे 4 कार्बन के ऑक्सैलो एसीटेट से जोड़कर सिट्रेट बनाएंगे, जो हमने पहले भी कितनी बार ये चीज देखी है। सिट्रेट सिंथेज एंजाइम होगा। सिट्रेट जो है इनर मेम्ब्रेन से बाहर निकलेगा, आउटर मेम्ब्रेन तो परमिएबल होती है, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। उसके थ्रू यहाँ पर सिट्रेट साइटोप्लाज्म में चला जाएगा। सिट्रेट 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, एक बार साइटोप्लाज्म में आ गया तो सिट्रेट लाएज इसे तोड़ेगा, कोएंजाइम में आएगा, एटीपी यूज की जाएगी, एसिटाइल कोएंजाइम में फ्री हो गया और ऑक्सैलो एसीटेट वापस से बना लिया जाएगा 4 कार्बन का। एसिटाइल कोएंजाइम में फैटी एसिड की सिंथेसिस में चला जाएगा। ऑक्सैलो एसीटेट से आप मेलेट बना लोगे, जैसे आप हमेशा करते हो। ये प्रोसेस तो हमें पता ही है ऑक्सैलो एसीटेट से मेलेट बनाने का। अब आपके ऊपर, आप मेलेट को डायरेक्टली भेज दो मेलेट ट्रांसपोर्टर के थ्रू, या फिर आप इससे पाइरुवेट बना के पाइरुवेट को भेज सकते हो। तो इसमें से आधी से ज्यादा चीजें तो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं। आधी से ज्यादा चीज हमने कितनी बार सिट्रेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, ऑक्सैलो एसीटेट से सिट्रेट बनाया, मेलेट से ऑक्सैलो एसीटेट बनाया, ये सारी चीजें हमने बहुत बार करी है। बस यहाँ पर हम इस चीज को देख रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम में शटल। एसिटाइल कोएंजाइम में शटल के द्वारा एसिटाइल कोएंजाइम में मेरा कहां पर आ चुका है, एसिटाइल कोएंजाइम में मेरा आ चुका है साइटोप्लाज्म में। सो इस तरीके से कहानी होती है। सो दोस्तों, अब जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं, अब हम प्रॉपरली समझने वाले हैं फैटी एसिड सिंथेसिस किस तरीके से होती है। जैसे कि हमें पता है फैटी एसिड सिंथेसिस साइटोप्लाज्म में होने वाली है। साइटोप्लाज्म में फैटी एसिड सिंथेसिस कौन करवाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए करवाएगा। एसिटाइल कोएंजाइम में बेसिकली 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, और इससे मैं यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस करवाने वाली हूँ। अगर हम यहाँ पर इसकी सिंथेसिस की शुरुआत करें तो जो सबसे पहला स्टेप होता है फैटी एसिड के सिंथेसिस में, वो होता है एसिटाइल कोएंजाइम में, जो कि 2 कार्बन का मॉलिक्यूल है, इसमें 1 कार्बन जोड़ना यानी कि कार्बोक्सिलेशन करना, और 3 कार्बन का मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाना। तो फर्स्ट स्टेप इन दी फैटी एसिड सिंथेसिस इज कि मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए से मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाऊं। इस स्टेप में जो एंजाइम आता है उससे हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज, क्योंकि मैं एसिटाइल कोएंजाइम ए का कार्बोक्सिलेशन कर रही हूँ, एंजाइम में ही नाम छुपा है। और यहाँ पर बायोटिन जो है वो इसके को फैक्टर की तरह वर्क करता है, बायोटिन भी यहाँ पे प्रेजेंट होता है। इस प्रोसेस में एनर्जी यूज होती है, एटीपी यूज होती है। आप इस चीज को यहाँ पर देख भी सकते हो, ये जो पूरा एंजाइम है इसको हम बोलते हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये जो एंजाइम होता है इसके बेसिकली 3 फंक्शनल रीजन्स होते हैं। ऊपर डायग्राम आप देख सकते हो। एक होता है बायोटिन कैरियर प्रोटीन, जो बायोटिन को कैरी करता है। एक होता है बायोटिन कार्बोक्सिलेज, जिसका काम होता है कार्बोक्सिलेशन करवाना, और एक होता है ट्रांस कार्बोक्सिलेज। 3 हिस्सों से बना होता है। शुरुआत के तौर पे अगर हम चले तो यहाँ पर जो बायोटिन कार्बोक्सिलेज है, नाम से पता चल रहा है कार्बोक्सिलेशन कराएगा। ये किसकी, बायोटिन की। सबसे पहले बायोटिन पे ऊपर हम CO2 ऐड करेंगे। तो यहाँ
पर क्या होगा, बायोटिन कार्बोक्सिलेज जो है CO2 को अटैच करा देता है नाइट्रोजन से बायोटिन रिंग पे, और ये एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। ध्यान से देखिएगा डायग्राम को, ये बायोटिन कैरियर प्रोटीन है, बायोटिन यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारा प्यारा सा नाइट्रोजन है इसके ऊपर मुझे इस CO2 यानी कि बाइकार्बोनेट को ऐड करना है। इस प्रोसेस में मेरी एटीपी खर्च होती है और बायोटिन कार्बोक्सिलेज ये करवाता है, जिसकी वजह से दोस्तों मेरा जो ये बायोटिन है उसने सबसे पहले CO2 को उठा लिया, उसने सिर्फ कुछ टाइम के लिए उठाया, उसे पता उससे इस CO2 को एसिटाइल कोएंजाइम ए को देना है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांस कार्बोक्सिलेज आता है। ट्रांस कार्बोक्सिलेज नाम से ही पता चल रहा है कि ये ट्रांसफर करेगा कार्बोक्सिलेज ग्रुप का। तो ये यहाँ पर क्या करता है, जो यहाँ पर एक्टिवेटेड CO2 है, ये जो CO2 एक्टिवेट हुआ है इसको यहाँ पर बायोटिन से एसिटाइल कोएंजाइम ए को दे देता है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास था 180 डिग्री का इस पूरे स्ट्रक्चर ने रोटेशन किया, जिसकी वजह से जो हमारा CO2 है वो किसके पास जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए के पास। एसिटाइल कोएंजाइम ए आ चुका है अपना CO2 उठाने के लिए, बोल रहा है कि मेरे को दे दो CO2। तो यहाँ पर ये अपना CO2 उठाने के लिए दोस्तों आ चुका है, यू कैन चेक इट आउट, ये अब अपना CO2 उठाएगा। यहाँ पर अब ये जो CO2 है ये एसिटाइल कोएंजाइम ए के साथ मिल जाएगा और किसकी सिंथेसिस करेगा, मेलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस करेगा। यहाँ पर इस तरीके से मेलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस हो जाएगी। यहाँ पर आप ये देख भी सकते हो, पार्ट ऑफ द बायोटिन कैरियर प्रोटीन एंड द लॉन्ग फ्लेक्सिबल बायोटिन आर्म रोटेट टू कैरी द एक्टिवेटेड CO2 फ्रॉम द बायोटिन कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट टू ट्रांस कार्बोक्सिलेज एक्टिव साइट। वही मैंने कहा था आपको, बायोटिन कार्बोक्सिलेज से ट्रांस कार्बोक्सिलेज साइट पे चली गई। तो इस तरीके से सबसे पहला एक्टिव स्टेप हो गया, सबसे पहला यहाँ पर चीज हो गई जिसमें मैंने यहाँ पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए बना लिया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम एक रेगुलेटरी एंजाइम होता है, इसको हम रेगुलेट कर सकते हैं, इट इज अ रेगुलेटरी एंजाइम, हम यहाँ पर इसको रेगुलेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टेप था। अब सेकेंड स्टेप पे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हमें फैटी एसिड की सिंथेसिस करवानी है। फैटी एसिड सिंथेसिस के लिए सिर्फ एक ही एंजाइम होता है जो फैटी एसिड की सिंथेसिस करेगा, और इस एंजाइम का नाम होता है फैटी एसिड सिंथेस। फैटी एसिड सिंथेस जो होता है उसी का काम होता है फैटी एसिड की सिंथेसिस करना। फैटी एसिड सिंथेस सिर्फ एक पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक बड़ी सी पॉलीपेप्टाइड है, और उसके पास यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स प्रेजेंट होती है, स्पेसिफिक डोमेन्स प्रेजेंट होती है, जिसके पास स्पेसिफिक एक्टिविटी है। यानी कि कहने को तो ये खुद एक बड़ा एंजाइम है, ये खुद एक पॉलीपेप्टाइड है, लेकिन इसके अंदर अलग अलग एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इसके पास है। तो फैटी एसिड सिंथेस ट्रे पूरा का पूरा काम करवाएगा। कैसे कराएगा, लेट अस ट्राई टू गेट इट। तो सबसे पहले यहां पर मैंने आपको कहा कि फैटी एसिड सिंथेस प्रेजेंट है। अब मेरे पास यहाँ पर क्या है, मेरे पास यहाँ पर बेसिकली अब मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पर दो कार्बन को जोड़ते जाना है। दो कार्बन को जोड़ के मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे यहाँ पर फैटी एसिड की सिंथेसिस करनी है। दैट्स इट, मुझे यहाँ पर सिर्फ यही काम करना है कि हर बार मैं दो कार्बन जोड़ती जाऊं। दैट्स फैटी एसिड सिंथेसिस। तो इसमें मेरे पास यहाँ पर फैटी एसिड सिंथेस प्रेजेंट है। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पर आएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए और एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए। मेलोनाइल कोएंजाइम ए की सिंथेसिस जस्ट मैंने की थी, एसिटाइल कोएंजाइम ए एक और मेरे पास प्रेजेंट है। तो यहाँ पर मेरे पास 2 कार्बन का एसिटाइल कोएंजाइम ए और 3 कार्बन का मेलोनाइल कोएंजाइम ए मेरे पास प्रेजेंट है। एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनाइल कोएंजाइम ए दोनों के दोनों फैटी एसिड सिंथेस के साथ जुड़े होते हैं, और ये यहाँ पर जिस बॉन्ड के साथ जुड़े होते हैं उसे हम थायोईस्टर बॉन्ड कहते हैं, क्यों, क्योंकि ये सल्फर के थ्रू जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर एसिटाइल कोएंजाइम ए और मेलोनाइल कोएंजाइम ए दोनों के दोनों फैटी एसिड सिंथेस से जुड़े हुए हैं, थायोईस्टर बॉन्ड से। फैटी एसिड सिंथेस में भी स्पेसिफिकली किससे जुड़े होते हैं, ACP से जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर ये सबसे पहले जुड़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में मैं सबसे पहले क्या करूंगी, CO2 का रिमूवल करूंगी। दैट इज अ कंडेंसेशन प्रोसेस, जिसमें मैं मेलोनाइल कोएंजाइम ए के पास 3 कार्बन है, इसमें से मैं एक CO2 निकाल दूंगी। तो अब इसके पास बचे 2 कार्बन और इसके पास एसिटाइल के पास 2 कार्बन है, 2 + 2 4 कार्बन हो गए। तो 4 कार्बन का यहाँ पर मेरे पास एक स्ट्रक्चर आ जाएगा, और ये जो CO2 था मेलोनाइल का, ये CO2 निकल जाएगा। यहाँ पर अब मेरे पास एक 4 कार्बन स्ट्रक्चर आ चुका है।
इसको जो काम करवाता है, जो एंजाइम है यहाँ पर, वो है बीटा कीटोएसाइल एसीपी सिंथेज। लेकिन ये है किसका? फैटी एसिड सिंथेज का ही पार्ट है। आप देख सकते हो यहाँ पर जो फैटी एसिड सिंथेज है उसी के पास ही एक्टिविटी प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पर जो बीटा कीटोएसाइल एसीपी सिंथेज, फैटी एसिड सिंथेज का जो ये पार्ट है, उसने यहाँ पर इसकी सिंथेसिस करवा दी। यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है वो अभी किसके साथ जुड़ा हुआ है? सेम एसीपी के साथ जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगी? नेक्स्ट स्टेप में मैं रिडक्शन करूंगी। नेक्स्ट स्टेप विल बी टू डू रिडक्शन। तो रिडक्शन में हम यहाँ पर बेसिकली क्या करेंगे? हम यहाँ पर NADPH को बुलाएंगे और इसका जो हाइड्रोजन है वो हम लेंगे। यहाँ पर हमने इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ पर अटैच किया और एक को हमने यहाँ पर अटैच किया, जिसकी वजह से क्या हो गया? इसका रिडक्शन हो गया, रिड्यूस कर दिया हमने प्रोटोन को लेकर। आफ्टर दैट डिहाइड्रेशन का स्टेप होता है जिसमें हम वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी एसिटाइल ACP डिहाइड्रेटेज आता है, इसको हम शॉर्ट में DH कहते हैं। वंस अगेन इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ फैटी एसिड सिंथेसिस। तो यहां पर ये क्या करेगा? H2O को रिमूव करेगा। आप यहां से देख सकते हो, यहां से एक OH ग्रुप और यहां से एक हाइड्रोजन जो है वो निकल चुका है, H2O निकल चुका है, जिसकी वजह से इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ चुका है। आफ्टर दैट वंस अगेन रिडक्शन का स्टेप होगा। वंस अगेन NADPH आएगा। वंस अगेन वो NADP की सिंथेसिस करेगा। एंजाइम एनॉइल ACP रिडक्टेज है, ERB इसे शॉर्ट में कहते हैं। वंस अगेन फैटी एसिड सिंथेज का ही पार्ट होता है। ये यहाँ पर किसकी सिंथेसिस करेगा? ये यहाँ पर सिंथेसिस करेगा प्रॉपर एक 4 कार्बन स्ट्रक्चर की, जो कि यहाँ पर तैयार है 2 कार्बन को और उठाने के लिए। तो अभी मेरे पास क्या है? अभी मेरे पास 4 कार्बन स्ट्रक्चर बन चुका है। अब ये 4 कार्बन को मैं वापस से यहाँ पर लेकर जाऊंगी, वापस से मैं इसमें 2 कार्बन को ऐड करवाऊंगी। तो ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा, ये प्रोसेस मेरा रिपीट होता रहेगा। कब तक ये प्रोसेस मेरा रिपीट होता जाएगा? जब तक मेरे को एक आइडियल चेन, जितनी बड़ी मुझे चेन चाहिए वो मुझे मिलती नहीं है, तब तक मैं ये प्रोसेस कंटिन्यू करती जाऊंगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस करनी है, पाल्मिटिक एसिड होता है 16 कार्बन का। तो मैंने सबसे पहले यहाँ पर वही सारे स्टेप्स किए और मैंने एक 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनाया। यहां पर आप देख सकते हो ये 4 कार्बन स्ट्रक्चर मेरा तैयार है। फिर से मैं यहाँ पर मेलोनाइल कोएंजाइम ए को बुलाऊंगी। मेलोनाइल कोएंजाइम ए से फिर से मैं उसके 2 कार्बन लूंगी, 6 कार्बन स्ट्रक्चर बनाऊंगी। फिर से एक और मेलोनाइल कोएंजाइम ए को बुलाऊंगी, 8 कार्बन स्ट्रक्चर बनाऊंगी। फिर से एक और मेलोनाइल कोएंजाइम ए को बुलाऊंगी। तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो रिपीट 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 होता जाएगा, जब तक मेरे पास पूरा पाल्मिटिक एसिड जो है वो तैयार नहीं हो जाता। हर बार मेलोनाइल कोएंजाइम में आएगा, ACP से बाइंड होगा और हर बार ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है दोस्तों, ये रिपीट होता जाएगा। आप इसी चीज को यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, यू कैन चेक इट आउट। यही चीज जो मैंने अभी आपको समझाई थी, आप यही चीज यहाँ पर देख सकते हो। शुरुआत में क्या हुआ था? मेलोनाइल कोएंजाइम में आया था और एसिटाइल कोएंजाइम में आया था। इन दोनों को हमने ACP से जोड़ दिया था थायोएस्टर बॉन्ड के थ्रू। तो अब हम इन्हें एसिटाइल ACP और मेलोनाइल ACP कह सकते हैं। इन दोनों को जोड़ा था हमने, एक CO2 निकाला था। यहाँ पर हमने 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनाया, जिसको अभी हम एसिटो एसिटाइल ACP कह सकते हैं। फिर इसका हमने रिडक्शन किया था, फिर इसका हमने डिहाइड्रेशन किया था, फिर से रिडक्शन किया था। तो अभी हमारे पास 4 कार्बन फैटी एसिड तैयार है। 4 कार्बन फैटी एसिड हमारे पास तैयार हो गया। इस पूरी की पूरी साइकिल को हम चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे चलाते रहेंगे, जब तक हमारे पास एक आइडियल पाल्मिटिक एसिड नहीं बन पाता। तो पाल्मिटिक एसिड जो है वो दोस्तों कितने कार्बन का होता है? पाल्मिटिक एसिड जो है वो 16 कार्बन का होता है। तो सबसे पहले 2 कार्बन बनेगा, फिर 4, पहले 2 कार्बन को हम जोड़ेंगे, 4 कार्बन बनेगा, फिर 6 कार्बन, फिर 2 कार्बन को और जोड़ा जाएगा 8 कार्बन, फिर 2 कार्बन को और जोड़ा जाएगा 10 कार्बन, फिर 2 कार्बन को और जोड़ा जाएगा 12 कार्बन, फिर 2 कार्बन को और जोड़ा जाएगा 14 कार्बन एंड फिर 2 कार्बन को जोड़ा जाएगा 16 कार्बन। तो ये साइकिल मुझे टोटल 1 2 3 4 5 6 7 बार मुझे यहाँ पर ये जो साइकिल है वो टोटल चलानी पड़ेगी। 7 टाइम्स जब मैं ये साइकिल चलाऊंगी तब जाकर यहाँ पर मेरे पास पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस होगी। इसमें मैंने शुरुआत किससे की थी? इसमें मैंने शुरुआत की थी एक एसिटाइल कोएंजाइम ए से प्लस एक मेलोनाइल कोएंजाइम ए से,
और फिर हर बार में एक और मेलोनाइल कोएंजाइम में, एक और मेलोनाइल कोएंजाइम में, एक और मेलोनाइल कोएंजाइम में, एक और मेलोनाइल कोएंजाइम में ऐड करती गई। तो शुरुआत में मैंने एक एसिटाइल कोएंजाइम में लिया था और एक मेलोनाइल कोएंजाइम में लिया था। तो टोटल मैंने कितने मेलोनाइल कोएंजाइम में लिए? 1 2 3 4 5 6 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में लिए। प्लस मैंने 14 NADPH यूज किया। 14 NADPH क्यों यूज किया? क्योंकि लिए एक साइकिल में मैं 2 बार NADPH को यूज कर रही थी। तो टोटल 14 हो गए, 7 बार साइकिल चली तो 14 NADPH यूज हुए, जिससे मुझे क्या मिला? एक पाल्मिटिक एसिड मिला। 7 बार मेलोनाइल कोएंजाइम में से मैंने एक CO2 निकाला, क्योंकि लिए मेलोनाइल कोएंजाइम में 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, मुझे सिर्फ 2 कार्बन चाहिए, तो 7 कार्बन डाइऑक्साइड निकले। प्लस यहाँ पर 14 NADP मुझे मिला इसको तोड़कर, प्लस 8 कोएंजाइम मिले, इसके 7 कोएंजाइम, इसका एक कोएंजाइम, प्लस यहाँ पर 6 H2O वाटर मॉलिक्यूल मुझे मिले, क्योंकि मैंने यहाँ पर H2O का रिमूवल किया। अब अगर हम ये 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें, तो ये 7 मेलोनाइल कोएंजाइम ए भी तो मुझे एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही मिला था। देखा जाए तो मैंने मेलोनाइल कोएंजाइम ए को भी तो एसिटाइल कोएंजाइम ए से ही बनाया था। तो फिर एक्चुअल में तो मैंने एसिटाइल कोएंजाइम ए यूज किया, क्योंकि सबसे पहले मैंने एसिटाइल कोएंजाइम में कार्बोक्सिलेज को यूज करके मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाया था। तो मैंने क्या किया था? 7 एसिटाइल कोएंजाइम में लिए थे, 7 CO2 को ऐड किया। इस प्रोसेस में मेरे को ATP भी लगानी पड़ी, CO2 भी लगाया था मैंने, ATP भी लगाया था, तो यहाँ पर 7 ATP लगी थी, जिसकी वजह से 7 मेलोनाइल कोएंजाइम में 7 ADP, 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और 7 प्रोटॉन मिला। तो अगर मैं यहाँ पर नेट रिएक्शन मेरा चेक करूं, मेरे पास नेट रिएक्शन क्या हुआ है? मेरे पास 8 एसिटाइल कोएंजाइम में मैंने यहाँ पे यूज किए, 7 ये रहे, एक ये रहा। 14 NADPH यूज किया, 7 ATP मैंने यूज किया, यहाँ पर 7 CO2 मैंने यूज किया था, 7 CO2 निकल गया, तो वो यहाँ पर कुछ रहा नहीं। 7 प्रोटॉन यहाँ पे रिलीज हुए, मैंने 7 प्रोटॉन यहाँ पर यूज किए थे, तो वो भी कुछ नहीं रहा। उससे मुझे मिला क्या? पाल्मिटिक एसिड, 14 NADPH, 8 कोएंजाइम में, 6 H2O, 7 ADP और 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली मैं क्या कर सकती हूँ? इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली मैं पाल्मिटिक एसिड की सिंथेसिस कर सकती हूँ। ये हमने एग्जांपल पाल्मिटिक एसिड का देखा है, ऐसी ही चीजें बाकी स्ट्रक्चर्स के साथ भी हो सकती हैं। तो इस तरीके से बेसिकली यहाँ पर इनकी सिंथेसिस होती है दोस्तों। यही चीज आप यहाँ पर भी देख सकते हो, वही सारी चीजें जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की, वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किस तरीके से पहला 4 कार्बन स्ट्रक्चर बनता है। और फिर यहाँ पर ये जो पूरा प्रोसेस है, इसको हम रिपीट करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं। और ये पूरा प्रोसेस करवाता कौन है? सिर्फ पहली कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज आया था, जो मुझे मेलोनाइल कोएंजाइम ए बनाना था। उसके बाद का सारा काम फैटी एसिड सिंथेज ने किया। फैटी एसिड सिंथेज 1 होता है वर्टिब्रेट्स और फंजाई में, 2 होता है प्लांट्स और बैक्टीरिया में। अगर हम यहाँ पर देखें, ये एक सिंगल मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, यानी कि सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन होती है, लेकिन उस सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन के पास ही सारी एक्टिविटीज प्रेजेंट होती है। जैसे कि यहाँ पर हो गया बीटा कीटोअसाइल ACP सिंथेज का, मेलोनाइल एसिटाइल कोएंजाइम में ACP ट्रांसफरेज, जिसमें सबसे पहले मेलोनाइल और एसिटाइल को मैंने ACP के साथ थायोएस्टर बॉन्ड के साथ जोड़ा था। बीटा हाइड्रोक्सी ACP डिहाइड्रेटेज, जिसमें हमने H2O को रिमूव किया था। इनोइल ACP रिडक्टेज, जिसमें हमने रिडक्शन किया था। बीटा कीटोअसाइल ACP रिडक्टेज, जिसमें हमने रिडक्शन किया था। तो ये सारी की सारी जो डिफरेंट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज है, वो एक ही स्ट्रक्चर दैट इज फैटी एसिड सिंथेज के पास ही दोस्तों प्रेजेंट होती है। फैटी एसिड सिंथेज जो होता है, वही यहाँ पर ये सारा काम करता है। इसके अलावा इसका जो असाइल कैरियर प्रोटीन है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। असाइल कैरियर प्रोटीन नाम से पता चलता है कैरियर, यानी कि ये जो फैटी एसिड की सिंथेसिस के लिए हम असाइल ग्रुप को यूज करें, उन्हें कैरी करता है, उन्हीं के साथ बाइंड रहता है। और यहाँ पर ACP के पास भी खुद का प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, जिसे हम कहते हैं 4-फॉस्फोपेंटेथेनाइन। ये जो होता है विटामिन B5 से हम डिराइव करते हैं। ये जो ACP है वो सेंट्रल कैरियर प्रोटीन होता है, और इसका यहाँ पर प्रोस्थेटिक ग्रुप ये होता है, जिसके पास SH होता है। SH क्यों चाहिए? क्योंकि यही यहाँ पर थायोईस्टर बॉन्ड बनाएगा। किसके साथ बनाएगा? जो हमारे फैटी एसिड इंटरमीडिएट्स हैं उनके साथ बनाएगा।
यही एसीपी एसिटाइल ग्रुप के साथ बाइंड करता है, यही एसीपी मेलोनाइल ग्रुप के साथ बाइंड करता है, और यही एसीपी जितने भी एसाइल चेन्स आएंगे उन सबके साथ बाइंड करेगा। आप यहाँ पर ये चीज देख भी सकते हो, कंटिन्यूसली यहाँ पर जो है बॉन्ड दिख ही रहा है कि ये जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ये चीज आप यहाँ पर इधर चेक कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर बेसिकली फैटी एसिड की सिंथेसिस चलती है। इसी तरीके से दोस्तों, अगर आपको बंसल बायोलॉजी पे मेरे साथ तैयारी करनी है दिसंबर के लिए बिल्कुल ज़ीरो से, तो आप ERNA बैच को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आप जून की तैयारी कर रहे हो तो न्यूक्लियस बैच के साथ जुड़ सकते हो।